दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली की राजनीति में हर रोज उठापटक जारी है। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए। आतिशी ने दावा किया कि एक करीबी व्यक्ति के जरिए उनको आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। साथ ही आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी में शामिल नहीं होने पर उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी भी दी गई। आतिशी के मुताबिक उनसे यह कहा गया कि बीजेपी में शामिल होकर अपना राजनीतिक करियर बचा लो, नहीं तो आने वाले दिनों में ईडी की ओर से गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को कुचलना है। इतना ही नहीं, आतिशी ने यह भी दावा किया कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और साथ ही आतिशी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के 4 शीर्ष नेताओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब शराब घोटाला मामले में उन्हें और पार्टी के 3 अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी है। आतिशी के मुताबिक ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को चुनाव में जीत हासिल करने से रोकने के लिए किया जा रहा है। आतिशी के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही आरोप दोहराए। आतिशी और सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर बीजेपी ने भी कड़ा पलटवार किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी, ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। कथित शराब घोटाला मामले में नाम आने के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी आज फिर मीडिया से रूबरू हुई और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि वो डरने वाली नहीं है और उनकी ये लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इसके बाद आतिशी ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी की ओर से उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। आतिशी के मुताबिक एक करीबी के जरिए उनसे संपर्क किया गया और बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया और बीजेपी में शामिल नहीं होने पर अगले 1 महीने में उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही गई। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि अगले कुछ दिनों में उनके परिवार वालों और रिश्तेदारों के घरों में छापेमारी की जाएगी और आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को भी गिरफ्तार किया जाएगा, जिनमें खुद आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम शामिल है। उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के चाहे मुझे, सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्ढा को, दुर्गेश पाठक को अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे। आतिशी के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की एकजुटता से बीजेपी घबरा गई है और यही वजह है कि विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के हमलों के बाद अब बारी थी बीजेपी की। बीजेपी ने भी आतिशी और सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आतिशी को बीजेपी में शामिल होने के लिए ऑफर देने वाले नेता का नाम बताने की चुनौती दे डाली। कोई व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऑफर कर रहा है। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन का दर्ज करेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी पर चोरी और सीनाजोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सभी घोटालेबाजों की जगह जेल में है। भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा, ये प्रतिबद्धता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी देर सवेर होना तय है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता पहले से ही अपनी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर कर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं।
कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत जोरों पर है। अरविंद केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता शराब घोटाला मामले से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में है और वहीं इसी मामले में करीब 6 महीने से जेल में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को ईडी की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार करने की तैयारी है। इन 4 नेताओं में आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम शामिल है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा होने लगी थी कि अब दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की कमान कौन संभालेगा, पार्टी में केजरीवाल की जगह कौन लेगा। हालांकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हर मोर्चे पर पार्टी को लीड करती नजर आई, फिर चाहे वो अरविंद की तरह वीडियो संदेश जारी करने की बात हो, इंडिया गठबंधन की रैली में आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने की बात हो, या फिर पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की बैठक लेने का मामला हो। सुनीता केजरीवाल बीते कुछ दिनों से फुल एक्शन में नजर आ रही हैं और उनके हाव भाव से ये साफ है कि अरविंद की जगह वही आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की मुखिया हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद से ही ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी। इसी बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी एक्शन में आ गईं। पहले उन्होंने 3 बार अपने पति केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर मीडिया को संबोधित किया। उसके बाद रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में भी उन्होंने न सिर्फ भाषण दिया बल्कि अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। आज फिर पार्टी के सभी विधायक और मंत्री सुनीता केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन्हें भरोसा दिया कि पार्टी के सभी विधायक और मंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। देखिए, अभी आज सभी जो माननीय विधायक थे वहाँ इकट्ठा हुए थे और सुनीता जी को सभी ने यही संदेश दिया है अरविंद जी तक पहुँचाने के लिए कि सभी विधायक एकजुट हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी लगातार उनसे इस्तीफा देने की मांग कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर साफ कर दिया कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। सीएम साहब को जरूर कन्वे करें कि किसी भी हालत में रिजाइन नहीं करना है, जहां भी सीएम साहब है वहीं से सरकार चलेगी। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल ने जिस तरह से पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगे आकर पार्टी को लीड किया, उससे साफ हो चुका है कि सुनीता केजरीवाल ही अरविंद की जगह लेंगी। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट यानी कांग्रेस का वो किला जो 2019 की मोदी लहर में भी सुरक्षित रहा। रायबरेली दशकों से गांधी परिवार का गढ़ रहा है, जहां से पहले फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी सांसद चुने गए थे और बीते 20 सालों से सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद थी। लेकिन इस बार जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा की राह पकड़ी तो लगा कि कांग्रेस ने अपना गढ़ छोड़ दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक सोनिया गांधी की सियासी विरासत को उनकी ही बेटी प्रियंका गांधी आगे बढ़ाने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि रायबरेली सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार तलाश एक बार फिर गांधी परिवार पर ही जाकर खत्म होती दिख रही है। सोनिया की विरासत, प्रियंका की सियासत। प्रियंका संभालेंगी रायबरेली की बागडोर। 24 का चुनाव, प्रियंका पर कांग्रेस का दांव। सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने से इनकार के बाद यूपी की रायबरेली सीट खाली हो गई। इसके बाद अटकलों का दौर तेज हो गया कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। लंबी कयासबाजी के बाद एक बार फिर कांग्रेस की सुई प्रियंका गांधी के नाम पर अटक गई है। सूत्रों का कहना है कि इस बार प्रियंका के नाम पर मुहर लग चुकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में
प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़वाने की बात जोर पकड़ रही है। यहाँ तक कि इस पर हाई लेवल मीटिंग में फैसला भी हो चुका है। बताया जा रहा है कि प्रियंका की चुनावी लॉन्चिंग के लिए रायबरेली में एक बड़ी रैली की जाएगी और कांग्रेस 15 अप्रैल के बाद प्रियंका गांधी के नाम की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं। लेकिन बीजेपी की चौतरफा घेरेबंदी ने कांग्रेस को ही असमंजस में डाल दिया है और कांग्रेस के लिए बीजेपी का चुनावी चक्रव्यूह भेदना मुश्किल होता जा रहा है। इसके पीछे 3 चेहरे हैं। पहला, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हो गए। दूसरा, कभी कांग्रेस के साथ रही रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह, जो 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गईं और विधायक बनी। और तीसरा बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे का है, जो अब बीजेपी का हिस्सा हैं। मनोज पांडे रायबरेली की सभी विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। बीते 3 लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो ये सामने आता है कि कांग्रेस के गढ़ में धीरे धीरे बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। यही नहीं, कांग्रेस की तरफ से तीनों बार सोनिया गांधी उम्मीदवार रहीं, लेकिन बीजेपी ने रायबरेली में एक्सपेरिमेंट किए और हर बार अलग अलग कैंडिडेट उतारे। साल 2009 के चुनाव में सोनिया गांधी को करीब 72% वोट मिले, जबकि बीजेपी के आरबी सिंह को 4% वोट मिले। 2014 के चुनाव में भी सोनिया गांधी ही कांग्रेस उम्मीदवार रहीं, लेकिन पहले के मुकाबले वोट परसेंट सिमटकर 64% हो गया, जबकि बीजेपी ने अजय अग्रवाल को मैदान में उतारा था और बीजेपी का वोट शेयर 4% से बढ़कर 21% पहुंच गया। 2019 में सोनिया गांधी 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इकलौती सांसद थी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के वोट शेयर का दायरा 19 में और सिमट गया। कांग्रेस को 56% वोट मिले। बीजेपी ने फिर रायबरेली सीट पर चेहरा बदला और दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा, जिन्हें 38% वोट मिले। ये आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस के लिए रायबरेली के समीकरण 5 साल पहले वाले बिल्कुल नहीं है। जाहिर है, कांग्रेस यूपी में इकलौती संसदीय सीट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती, इसलिए वो बीजेपी की चाल का इंतजार कर रही है और बीजेपी कांग्रेस के ऐलान का। अगर प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ी तो वो ऐसा करने वाली गांधी परिवार की 4थी महिला और 5वीं सदस्य होंगी। 1952 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे तो प्रियंका गांधी के दादा फिरोज गांधी यहाँ से पहले सांसद चुने गए थे। इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल और मां सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रह चुकी हैं। यही नहीं, अगर प्रियंका चुनाव मैदान में उतरी तो वो यूपी में कांग्रेस की दूसरी महिला उम्मीदवार होंगी। इससे पहले कांग्रेस यूपी के गाजियाबाद से डॉली शर्मा को टिकट दे चुकी है, जिन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। वो हाथ में संविधान लिए नामांकन भरने पहुंची और जय सिया राम का नारा लगाती दिखाई दी। उनके साथ गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आए। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से हमारे नेताओं ने जिस सोच से बनाया था वो हमारे साथ है। सभी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी का हमें सहयोग मिल रहा है। हर जात और हर धर्म के लोग हमारे साथ आकर जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये आज हिंदुस्तान की लड़ाई बन चुकी है, संविधान को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। जनता के लिए बेहतर विकल्प बनने का दावा करने वाली डॉली शर्मा पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से मैदान में थी, लेकिन बीजेपी सांसद जनरल वीके सिंह से उन्हें हार मिली थी। इस बार बीजेपी के अतुल गर्ग उनके सामने हैं। डॉली शर्मा ने 2017 में राजनीति में कदम रखा था। पार्टी ने उन्हें पहला मौका मेयर चुनाव में उम्मीदवार बना कर दिया था, लेकिन वो मेयर चुनाव में बीजेपी की आशा शर्मा से हार गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से उम्मीदवार बनाया और 19 का चुनाव हारने के बाद अब 2024 में पार्टी ने उन्हें फिर मौका दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत से जुड़ा एक बयान खूब वायरल हो रहा है। शेख हसीना ने अपने बयान के जरिए बांग्लादेश के उन लोगों पर जोरदार हमला बोला जो बांग्लादेश में बिकने वाले भारतीय सामानों के बहिष्कार की अपील करते हैं। 27 मार्च को बांग्लादेश के तेजगांव में आवामी लीग की पार्टी दफ्तर में एक कार्यक्रम में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विपक्ष पर निशाना साधा। दरअसल बांग्लादेश के विपक्षी दलों ने भारतीय सामानों के बायकॉट की मुहिम चला रखी है। आम चुनाव में शेख हसीना को जब विपक्ष हरा नहीं पाया तो उन्होंने भारत के खिलाफ बांग्लादेशी नागरिकों की भावनाओं को भड़काने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनके अभियान की हवा निकाल दी।
शेख हसीना ने विपक्ष के नेताओं से पूछा कि उनकी पत्नियों के पास कितनी भारतीय साड़ियां हैं। जब वो अपनी पार्टी के दफ्तर के बाहर अपनी पत्नियों की साड़ियां जलाएंगे, तभी यह साबित होगा कि वो भारत में बनी चीजों का बॉयकॉट कर रहे हैं। তাহলে বউদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না? बांग्लादेश में भारत विरोधियों को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई। उनकी जुबान पर ताला लग गया। बांग्लादेश में भारत के सामानों का बायकॉट करने वालों को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने करारा जवाब दिया है। शेख हसीना ने विपक्ष के नेताओं को चुनौती दी कि पहले अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ियां अपने पार्टी कार्यालय के सामने जलाएं, तभी ये बात साबित होगी कि ये वाकई भारतीय उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं। সবার বাড়িতে যে তার বউরা যেন কোনো মতে কোনো ভারতীয় শাড়ি না পরে, তাদের আলমারিতে যে কটা শাড়ি আছে সব এনে যেদিন ওই অফিসের সামনে পরাবেন, সেই দিন বিশ্বাস করব যে আপনারা সত্যিকার ভারতীয় পণ্য বর্জন করলেন। बांग्लादेश में जनवरी में आम चुनाव के साथ इंडिया आउट या बायकॉट इंडिया कैंपेन शुरू हुआ था। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां, खासकर बीएनपी, भारतीय सामान और सेवाओं के बायकॉट कैंपेन में सबसे आगे है। बीते हफ्ते बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के संयुक्त सचिव रुहुल कबीर रिजवी ने अपनी कश्मीरी शॉल फेंक दी थी। माना जा रहा है कि इसी के जवाब में शेख हसीना ने विपक्षी पार्टी के नेताओं को अपनी पत्नियों की साड़ियां जलाने जैसी चुनौती दी। यही नहीं, शेख हसीना ने आरोप लगाया कि बीएनपी नेता और उनकी पत्नियां भारत से साड़ियां खरीदकर बांग्लादेश में बेचती थीं। যখন ক্ষমতায় ছিল তখন বহু মন্ত্রীরা যেত, মন্ত্রীর বউরা যেত, শাড়ি কিনে এনে এখানে ওখানে ব্যস্ত। তো আমি আবার একটু ওখানে যে কলকাতা এয়ারপোর্টে আমাদের চেনাশোনা লোকজন ছিল, আমি ফেরার সময় কয়টা সুটকেস নিয়ে ফেরে আর যাওয়ার সময় কয়টা আমাকে একটু খবর দিও। আমি যাচ্ছিলাম ব্যাঙ্গালোরে আমার বাচ্চাদের দেখতে, ঠিকই শুনলাম আমাকে বললো যে একজনে একটা সুটকেস নিয়ে গেলেও আসার সময় 7-8টা করে নিয়ে আসছে। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना सिर्फ साड़ियों तक नहीं रुकी। उन्होंने एक और चुनौती देते हुए पूछा कि बीएनपी नेता भारतीय प्याज, लहसुन और मसालों के बिना खाना क्यों नहीं बनाते। পেঁয়াজ আছে, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মিজোরাম থেকে আমরা আদা আনি, ভারতীয় আদা, এই যে মশলাপাতি আদা যা কিছু আসছে, তাদের কারো পাকের ঘরের জন্য এই ভারতীয় মশলা না দেখা যায়। তাদের রান্না করে খেতে হবে এই সমস্ত মশলাবিহীন। কাজে এটা তারা খেতে পারবে কিনা সেই জবাবটা তাদের দিতে হবে। दरअसल बांग्लादेश में विपक्ष के नेता भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधियों के इरादों को तब और भी बल मिला जब भारत से अच्छे रिश्ते रखने वाली शेख हसीना ने लगातार चौथी बार चुनाव जीता। इसके बाद #बायकॉट इंडिया ने बांग्लादेश के सोशल मीडिया पर जोर पकड़ना शुरू कर दिया। ये ऑनलाइन अभियान यूरोप और अमेरिका में रह रहे कुछ बांग्लादेशी मूल के लोगों ने शुरू किया। उन्हीं बांग्लादेशी मूल के लोगों में से एक है पेरिस में रहने वाला पिनाकी भट्टाचार्य। यह यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बायकॉट इंडिया कैंपेन चलाता है। बाद में बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने इस अभियान का समर्थन किया। शेख हसीना के भारत से घनिष्ठ संबंध हैं और बीएनपी लगातार इसकी आलोचना करती आई है। चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर ऐसी तस्वीरें आती हैं जिनमें कोई उम्मीदवार वोटर्स को लुभाने के लिए उन्हें शराब बांटते हैं। हालांकि ये खेल दबे छुपे तौर पर ही होता है। लेकिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक ऐसी महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं जो अपने इलाके के हर गांव में बियर बार खुलवाने का वादा कर रही हैं। इनका चुनावी नारा है, जहां गांव वहां बियर बार। बियर बार खुलवाने का वादा करते हुए ये महिला उम्मीदवार पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गई है। इनका नाम है वनीता राउत। चंद्रपुर के चिमूर गांव की रहने वाली वनीता राउत अखिल भारतीय मानवता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। चुनावी दंगल में दावेदारी ठोकने के बाद वनीता अपने इलाके में ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। वो जहां भी जाती हैं, जिन लोगों से मिलती हैं, उनसे बस एक ही वादा करती हैं और वो ये कि अगर वो सांसद बनी तो गांव-गांव में ठेके खुलवा देंगी। वनीता का दावा है कि वो गांव में ठेके नहीं बल्कि मॉडर्न लिकर शॉप खुलवाएंगी, जहां बियर और विदेशी शराब बेहद कम दाम में बेची जाएगी।
लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, चुनावी शोर में चुनावी वादों की भरमार देखने को मिल रही है। लेकिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर से महिला उम्मीदवार वनिता राउत का लोक लुभावन वादा चर्चा में है। निर्दलीय महिला उम्मीदवार ने जनता से वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीती तो गांव-गांव में ठेके खुलवाएंगी और शराब की इन दुकानों में बेहद सस्ते दामों पर शराब की बिक्री होगी। उन्होंने वादा किया है कि शराब की दुकानों पर शराब राशन सिस्टम की तर्ज पर जनता को दी जाएगी, यानी सरकारी राशन की दुकानों में जिस तरह से बेहद कम दाम पर गरीबों को अनाज दिया जाता है, ठीक उसी तरह शराब भी बांटी जाएगी। निर्दलीय उम्मीदवार वनिता राउत ने सांसद निधि फंड से गरीबों को सस्ती विस्की और इम्पोर्टेड शराब देने का वादा किया है। शराब पीने वालों को पुलिस न पकड़े, इसके लिए उन्होंने शराब पीने वाले और शराब वेंडर दोनों को लाइसेंस देने की बात भी कही है। वनिता राउत का कहना है कि गरीब लोग बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें शराब पीने से शांति मिलती है, लेकिन पैसे न होने की वजह से वो महंगी विस्की और बियर नहीं खरीद पाते। ऐसे में वो लोगों को कम दाम पर बियर और विस्की देंगी ताकि गरीब से गरीब लोग भी इम्पोर्टेड शराब का मजा ले पाएं। देशीर मार्गाने दारू पिऊ शकत नाही आणि नागपूर जिल्ह्यातले लोक दारू पितात, त्यासाठी मी हा दारू चंद्रपूरची दारू बंदी हटली पाहिजे, मी हा विषय मांडला होता निवडणुकीच्या माध्यमातून। ये पहली बार नहीं है जब वनिता राउत चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वनिता राउत ने नागपुर सीट से चुनाव लड़ा था और उस वक्त वो चुनाव हार गई थीं, जिसके बाद उन्होंने उसी साल चिमूर विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी। दिलचस्प बात ये है कि दोनों चुनावों में उन्होंने यही चुनावी वादा किया था। आज की तारीख में अगर किसी घर में वाटर प्यूरिफायर या आरओ ना मिले तो हैरानी होती है। शहरों की देखा देखी गांव देहात में भी घरों में आरओ लगवाने का चलन बढ़ गया है। हैंडपंप और घड़े के पानी की जगह धीरे धीरे फिल्टर्ड पानी ने ले ली है। आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, जो पानी को साफ करने की एक तकनीक होती है। और हाल ही में एक वेबिनार में विशेषज्ञों ने आरओ फिल्टर किए गए पानी को लेकर चेतावनी दी, जिसमें कहा गया कि जरूरी नहीं है कि आरओ का पानी पीने के लिए सबसे सेफ हो, यह आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। विशेषज्ञों की इस चेतावनी पर WHO ने भी चिंता जताई है, क्योंकि आरओ फिल्टर पानी से उन मिनरल्स को भी निकाल देता है जो शरीर के लिए जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे समय तक आरओ का पानी पीने से शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिजों की कमी हो जाती है। यही कारण है कि आरओ का पानी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, और ऐसा हुआ भी है। दरअसल चेकोस्लोवाकिया और स्लोवाकिया में 5 साल तक पीने के लिए आरओ का पानी अनिवार्य कर दिया गया, जिसके बाद वहां खनिजों की कमी की वजह से लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ गई। आरओ का पानी पीते रहने से शरीर में मिनरल्स नहीं पहुंचे और लोगों को शरीर में दर्द, मांसपेशियों में थकान, यहां तक कि याददाश्त में कमी की शिकायतें होने लगी। और इसलिए WHO ने भी फिल्टर किए गए पानी में TDS का एक स्तर बनाए रखना बेहद जरूरी बताया। डॉक्टरों का मानना है कि पीने के पानी में 200 से 250 मिलीग्राम TDS तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ दोहरी समस्या है। अगर आरओ फिल्टर्ड पानी पीते हैं तो भी दिक्कत, और बिना फिल्टर का पानी पीते हैं तब भी शरीर में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में ज्यादातर जगहों पर साफ पानी की सप्लाई ही नहीं है। कई जगह तो ग्राउंड वाटर भी दूषित है। तरह तरह से मिट्टी के अंदर केमिकल्स जा रहे हैं, जिनसे धरती का सिस्टम ही खतरे में आ गया है। क्योंकि शहरों में बसी बड़ी आबादी आरओ का पानी इस्तेमाल कर रही है, वाटर प्यूरिफायर आज हर घर का हिस्सा बन गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि जब आरओ का साफ सुथरा पानी भी सेहत के लिए हानिकारक है, तो फिर कौन सा पानी पीने लायक है? क्या आपके घर में भी आरओ है? क्या आपके पानी में मिनरल्स हैं? आरओ के शुद्ध पानी से सावधान, क्योंकि आरओ का पानी साफ तो है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो आपकी सेहत के लिए सेफ है या नहीं। ये नोएडा की रहने वाली कल्पना है। परिवार का ख्याल रखना इनकी पहली प्राथमिकता है, लिहाजा कल्पना करीब 2 दशक से फिल्टर्ड पानी का इस्तेमाल कर रही हैं। वो बताती हैं कि दिल्ली NCR में हमेशा से ऐसे हालात नहीं थे। पर इतना गंदा पानी था भी नहीं,
मैं शादी होके 88-89 में दिल्ली में आई थी साउथ एक्स में, हम तो कोई ऐसे नल को कपड़ा बांध के पानी भर लेते, किसी का पेट नहीं खराब होता था। अब तो अगर इसकी सर्विसिंग नहीं कराओ तो सब बोलते हैं हमारा पेट खराब हो गया। दिल्ली एनसीआर के लाखों करोड़ों लोग आज तरह तरह के वाटर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये उनकी मर्जी से ज्यादा उनकी मजबूरी बन गई है। पानी में तो टेस्ट दोनों एक जैसा है, चाहे एक्वागार्ड हो चाहे आरओ हो, लेकिन अगर ये नहीं रहा या एक्वागार्ड नहीं रहा तो मैंने ये तो देखा है कि नोएडा का पानी पीने लायक तो नहीं है। दरअसल आरओ फिल्टर पानी से वो जरूरी मिनरल्स निकाल देता है जो शरीर में एनर्जी के लिए बेहद जरूरी हैं। WHO का मानना है कि पानी में TDS की मात्रा का होना भी जरूरी है, लेकिन ये TDS होता क्या है पहले वो समझ लीजिए। TDS का मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, यानी पानी में प्राकृतिक रूप से मौजूद मिनरल्स। पानी में जितना ज्यादा TDS होगा पानी उतना हानिकारक होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक पानी का TDS लेवल 900 से ऊपर है तो वो बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में इस पानी को साफ करने के लिए आरओ का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी से मिनरल्स निकाल देता है, जबकि पीने के पानी में प्रति लीटर 200 से 250 मिलीग्राम TDS होना जरूरी बताया गया है। इनिशियली आपको प्योर वाटर तो मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अलॉन्ग विद दैट प्योर वाटर जो हमें एसेंशियल मिनरल्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे, जो कि लॉन्ग टर्म यूजेस की वजह से हमें बॉडी में हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। जमीन का पानी खराब हुआ तो पानी साफ करने का दावा करने वाली तरह तरह की तकनीकों से बाजार भर गए, लेकिन वो साफ पानी आपकी सेहत को बिगाड़ भी सकता है। विज्ञापनों में ये कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ महिलाएं तो यहाँ तक मानती हैं कि आरओ जरूरत से ज्यादा तो सामाजिक स्तर दिखाने का जरिया बन गया है। पहले वाटर धरती का पानी लोग ज़्यादा पीते थे, बरमे का पानी, नल का पानी ज़्यादा, कुएं का पानी ज़्यादा पीते थे, उसमें ज़्यादा इम्यूनिटी मिलती थी। बट आजकल सब होड़ चाल चल रही है, आरओ का पानी, आरओ का पानी, आरओ का पानी। आजकल बॉयल करना भी नहीं लोग चाहते हैं। महिलाओं से जब ये सवाल किया गया कि क्या आरओ के पानी के बिना नहीं रहा जा सकता, तो उनका सीधा सा जवाब था बिल्कुल चल सकती, लेकिन यही है कि जैसे वाटर पॉल्यूशन है उसको कम किया जाए, गंगा वाटर है या ये कुएं का है थोड़ा सा पॉल्यूशन मुक्त किया जाए। जो आपका आरओ बता रहे हैं तो आरओ का तो यही है ना कि इससे तो मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब पानी की मतलब महत्व ही तत्व ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि पानी को साफ करने के वो तरीके अपनाए जाएं जिनसे पानी में जरूरी मिनरल्स बने रहें। अब आपको बताते हैं कि अगर आप लगातार आरओ का पानी पीते आ रहे हैं तो आपको क्या कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आरओ का पानी पीने से शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आरओ का पानी आपके शरीर में विटामिन B12 के लेवल को कम कर सकता है। आरओ का पानी शरीर में ब्लड लेवल्स को भी कम कर सकता है, जिससे धीरे धीरे कमजोरी और थकान की शिकायत हो सकती है। आरओ के पानी से आपको ब्लोटिंग और गैस की शिकायत आ सकती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स के निकल जाने से आरओ का पानी आपके दिल के लिए भी खतरा बन सकता है। साथ ही आरओ पानी के pH लेवल को एसिडिक बना देता है। यही वजह है कि अब से 30-40 साल पहले तक लोग आरओ जैसी तकनीक के बारे में जानते भी नहीं थे, क्योंकि पानी शुद्ध और साफ था। पानी को साफ करने के लिए पारंपरिक तरीके अपनाए जाते थे और आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में पानी को प्यूरिफाई करने के लिए वही पुराने तरीके चलन में हैं। इसलिए बाजार की अंधी दौड़ के शिकार होने से बचिए और पानी को साफ बनाने के चक्कर में उससे जरूरी मिनरल्स का सफाया मत कीजिए। संवाददाता वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।